You are watching Active India channel. नई सोच नया जोश। नए साल की नई घड़ी में हम आपको दे रहे हैं ढेरों शुभकामनाएं नए साल की। कुछ इस तरीके से कि नए साल की नई घड़ी में है कामना हमारी, दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति होए तुम्हारी। एक्टिव इंडिया टीवी की पूरी टीम के साथ मैं संजय पुरुषार्थी शहर की आवाज के सारे दर्शकों को दे रहा हूं खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, आप इसे स्वीकार करिए और आपके जीवन में 2012 ढेरों खुशियां लेकर आए। आपके जीवन में शुभता बनी रहे, आपके कर्म क्षेत्र में उच्चता बनी रहे, ऐसी शुभकामना हमारे पूरे एक्टिव इंडिया टीवी परिवार की अपने सारे दर्शकों के लिए है जो जुड़े हुए हैं शहर की आवाज से। दोस्तों, एक और बात हमें आपसे करनी है, वो ये कि हर सुबह नीले आकाश में सूर्य उगता है और बांटता है पात्र और अपात्र दोनों को बेहद बेइंतहा सौंदर्य, भरता है उनमें ऊर्जा और एक नई संचेतना। नदियों का बल खाना, संगम के पावन जल में साइबेरियन कबूतरों का आना और पर्यटन का आनंद उठाने के लिए साधु संत और श्रद्धालुओं का गंगा के तट पर आना भगवान को भी बड़ा ही मनभावन लगता है। बड़ा गर्व होता है हमें कि ऐसा मनभावन आनंद किसी और के पास नहीं, सिर्फ इलाहाबाद के पास है, जिसका नाम है संगम। संगम की इस महत्वपूर्ण जमीन पर हम आज आपसे शहर की आवाज में जिस शख्सियत से आपका संगम कराते हैं विचारों के रूप से, जिस तरह से हम संगम कराते हैं भावनाओं के रूप से, जिस तरह से हम संगम कराते हैं शिक्षा और कर्म के लिए आगे बढ़ने के लिए, संगम कराना हमारा मकसद है। और आज हम किसे मिलवा रहे हैं, बस थोड़ा सा आप रखिए इंतजार, हम आपको अगले भी बताते हैं। आइए चलते हैं शहर की आवाज के उस मुहाने पर जहां हमें आपको बताना है उत्थान। शहर का हो, समाज का हो, देश का हो, ऐसी पुनीत सोच को सच करने में पूरा जीवन आहूत कर देने वाले, देश के विदेश के विभिन्न जगहों पर जाकर सिर्फ और सिर्फ काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहने वाले, बड़े बड़े उच्च पदों पर रहने के बाद उन्होंने अपने जिन दायित्वों को समझा, उनमें चाहे गंगा के राष्ट्रीय नदी बनाए जाने की मुहिम की बात रही हो, या ग्रामीण विकास या शहरी विकास की बात रही हो, या किसी भी प्रकार से कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दर्जा दिलाने की बात रही हो, या वन और पर्यावरण के संवैधानिक संशोधन और लेखन की बात रही हो, ये बहुत ही जरूरी उन्होंने समझा और आगे आए और उन्होंने काम किया। मित्रता की जब हम बात करते हैं तो मित्र भी अगर एक ही हो और नाम उसका हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो देश के राष्ट्रपति होने का गौरव पाता हो, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से हम आपको मिलाना चाहते हैं। वो है शंभुनाथ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज, विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल कॉलेज के निदेशक, स्वतंत्रता सेनानी, माता पिता के अभूतपूर्व संतान डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी से, गांव की किसानी से नीलता की निशानी बन चुके डॉक्टर तिवारी हैं आज हमारे शहर की आवाज के सबसे और महत्वपूर्ण खास मेहमान, जो खुद आपको भी नए साल की शुभकामनाएं हमारे एक्टिव इंडिया परिवार के मेहमान के तौर पर देना चाहते हैं। हमारा तरीका आपको पता है, हम कैसे आपको जोड़ते हैं शहर की आवाज से। हम आपको बताना चाहते हैं कि है आग यही, मध्य यही, अंत यही है, दुर्भाग्य है सौभाग्य है, आवाज शहर की जरूरी है आज इसलिए, अनमोल बहुत है, सुनिए जरा ध्यान से ये आवाज शहर की। डॉक्टर तिवारी जी, आपका एक्टिव इंडिया के इस शहर की आवाज प्रोग्राम में हम बहुत तहे दिल से अपनी पूरी टीम के साथ
बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी नव वर्ष 2012 आपके लिए मंगलमय हो। जी जी, मेरे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए, सभी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो। सर, हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी शिक्षा, अपने जन्म और अम्मा बाबूजी के बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि दर्शक सीधे जोड़ने की कोशिश करें। ये बहुत पारिवारिक सा और बहुत अपना सा सवाल है आपसे मेरी। जहाँ तक मेरी माताजी और पिताजी का संबंध है, दोनों स्वतंत्रता संग्राम से नामी थी। जी जी जी। और जब मैं बहुत छोटा था तो अधिक समय वो जेल में रहे। इसलिए लोगों ने ये सलाह दी, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस बहुत ही सख्त थी, यहाँ तक कि बुर्का पार्टी तक उठा ले जाती थी, तो सलाह ये दी गई कि इनको गांधी आश्रम भेज दिया जाए। तो मैं उस समय अहमदाबाद गांधी आश्रम गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वर्धा आ गया, क्योंकि गांधी जी भी वहां से वर्धा आ गए थे, और वर्धा के बाद वो दिल्ली चले गए। तो इस तरह से लालन पालन हमारा करीब करीब कभी गांधी आश्रम में, कभी यहाँ, जब जेल से बाहर तो यहाँ, इस तरह से हुआ। लेकिन ये कि एक बात अच्छी हुई कि इस तरह से हमें हर तरह के संस्कार मिले, हर प्रकार की संस्कृति में पलने का, बढ़ने का और संस्कार पाने का एक सुअवसर मिला। एक तरफ से जहां हम गुजरात में रहे, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में रहे, तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश में रहे, लेकिन जन्म जो है हमारा वो देहात का है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि देहात और शहर दोनों का समन्वित विकास हो। कोई अंतर नहीं है देहात और शहर में। अंतर अगर है तो वो सिर्फ इतना है कि एक विकसित है, दूसरा विकसित होने के कगार पर है। और आगे चल करके जैसा कि विश्व में हुआ है कि निश्चित रूप से शहर की सारी सुविधाएं देहात को भी प्राप्त होनी अनिवार्य होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक मिट्टी का सवाल है, जल का सवाल है, सूरज का और रोशनी का सवाल है, हवा का सवाल है, प्राणवायु का प्रश्न है, ये तो सबको अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, चाहे वो देहात में हो चाहे शहर में हो। लेकिन एक आर्थिक विकास इस प्रकार का होना चाहिए कि जो जहां पर है उसको रोजगार का साधन मिल सके, बीमारी, बेकारी, बेरोजगारी, इनसे लड़ने का उनको एक बल मिल सके। ऐसा प्रयास शुरू में था, जो कि बाद में, क्योंकि गांव अपने आप अपने में ही संतुष्ट थे, सारी चीजें जो उनकी आवश्यक थी वो वहां मिल जाती थी। जैविक खेती पर पहले जोर था, ये केमिकल फर्टिलाइजर पर ज्यादा जोर नहीं था। लोग इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे थे कि किस तरह से अच्छा भोजन दिया जाए लोगों को। तो देहात वाले शहर को अच्छा भोजन देते थे, शहर वाले उनको शिक्षा और दूसरी चीजें उपलब्ध कराते थे। बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं आपने जैसा कि बताया कि देहात से जुड़ा हुआ हूँ, गांव से जुड़ा हुआ हूँ। गांव की मिट्टी से जुड़े होने के सिलसिले में एक बहुत अच्छा सी बात दिमाग में आती है कि आपने ग्रामीण विकास पर भी बहुत काम किया है, शहरी विकास पर भी आपने बहुत काम किया है। कौन कौन से वो मूलभूत कार्य हैं, उसमें से कुछ एक हमारे दर्शकों को अगर बताएं तो अच्छा होगा। जब मैं योजना आयोग का सदस्य था तो मुझे एक बड़ा अच्छा मौका लगा कि योजना आयोग में ये समझ नहीं थी कि शहर शहर है, देहात देहात है, ऐसी धारणा थी। हमारे कहना था कि शहर और देहात एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल ठीक है। और पूरक होने में जो कमी देहात में है वो उपलब्ध करा दी जाए, ताकि पूरक होने के नाते शहर को जो चाहिए वो उपलब्ध करा सके। बिल्कुल ठीक है। 4-5 चीजें मैं यहाँ बताना चाहूंगा जिनका कि मतलब मैंने वो किया। पहले सड़कें बनती थी लेकिन मिट्टी डाल दी जाती थी, और वो मिट्टी उसके बाद कहाँ चली गई कुछ पता नहीं लगता था। तो हमने ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना चालू की, उस समय हालांकि नाम मैं अटल जी का देना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नाम में विश्वास नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि ये काम हो। तो ये जो कनेक्टिविटी वही आज आप गांव से गांव, अंतराल के क्षेत्रों में भी जहां भी जाइए वहां सड़क आज मिल रही है।
प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा, और पक्की सड़कें बन रही हैं, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं। खर्चा उतना जितना पहले होता था उसी खर्चे से हमने किया। एक दो सुधार किया हमने। सुधार ये किया कि जितनी पक्की सड़कें शहरों में बननी हैं या जितनी पक्की सड़कें देहातों में बननी हैं, तो जो पेट्रोल का सेस था वो सिर्फ हमने 50 पैसे का रखा, और उस 50 पैसे से 6000 करोड़ आए। तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक कनेक्टिविटी आ गई, देश में एक सुधार आ गया। दूसरा स्वास्थ्य की बात थी कि स्वास्थ्य तो सब कुछ देहात में था, लेकिन उसको बिगाड़ दिया गया ये कह करके कि जो कुछ है हमारा वो बेकार है, जो कुछ मॉडर्न सिस्टम है, एलोपैथी है, वही सब कुछ है। तो हमने एक प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर किया कि अगर आपको अच्छी दवा चाहिए तो अच्छी से अच्छी दवा आपको भोजन से प्राप्त हो सकती है। जड़ी बूटियां जितनी हैं वो बड़ी शक्तिशाली हैं, और सुखद बात यह है कि आज भी एलोपैथी जिसको आप कहते हो, तो उसमें भी 50% दवाएं इन्हीं पौधों से आ रही हैं। ये जो जड़ी बूटियां हैं इन्हीं से उनको प्राप्त हो रही हैं। तो इसका एक मिशन मोड में हमने इसको चलाया, और आज आप उसका प्रतिफल ये देखें कि जहां हम 15,000 से या 20,000 तक की दवा हम बाहर से मंगा रहे थे कि कुपोषण है, और कुपोषण तो है ही है, 2-7% कुपोषण है, कम हुआ है। तो आज अगर आप देखेंगे कि जहां आलू मिल रहा है तो वहां आंवला मिल रहा है। गर्मी के उसमें अगर और चीजें मिल रही हैं, कोका कोला मिल रहा है, तो बेल का शरबत भी मिल रहा है। तो आज इससे यह हुआ कि हमने अपनी मांग पूरी की, और दूसरा यह हुआ कि आज हम करीब 10,000 करोड़ की ये चीजें बाहर भेज रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो ये देहात के आदमियों को, मुझे याद है पिछली बार जब कनाडा वाले आए थे फिल्म बनाने यहाँ, तो उन्होंने एक आदमी से पूछा कि इस बेल का पेड़ था, तो उन्होंने कहा इससे कितनी आमदनी हो जाती है। उसने कहा बस ये सोच लीजिए कि एक फल का हमको तो 5 रुपए ही मिलता है, तो जितने फल हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो उतने रुपए मिल जाते हैं। उन्होंने कहा मोटे तौर पर, तो उन्होंने कहा मोटे तौर पर हमको एक पेड़ से 5 से 10,000 रुपए बेल के फल से मिल जाते हैं। तो ये दूसरी चीज है कि स्वास्थ्य के संबंध में उनकी जो विधाएं हैं, और एक अच्छी बात यह है कि पूरा विश्व इसको अपना रहा है। तीसरी बात हमें याद है कि 2 साल पहले सारा विश्व चिंतित था कि कुपोषण बढ़ रहा है, और आयरन फॉलिक एसिड या विटामिन टैबलेट जो हम दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट है, कुप्रभाव है, तो उसको कैसे बचा जाए। तो उस समय मैंने उनको कहा था कि ईश्वर ने एक बहुत अच्छा पौधा दिया है जिसको सैजन कहते हैं या डोमेस्टिक कहते हैं या मुंगा कहते हैं, हजारों नाम है उसके। तो मैंने कहा अगर इसका प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से कुपोषण से मुक्ति मिल सकती है। और आज ये जो 20,000 करोड़ या 15,000 करोड़ का जो आयात हो रहा है, इससे भी मुक्ति मिल सकती है। ये पैसा यहीं का यहीं रह सकता है। तो उसका हमने प्रचार प्रसार करीब हर शहरों में किया। इलाहाबाद में खास करके आपने देखा कि कोई गरीब की झोपड़ी नहीं मिलेगी कि जिसके चारों तरफ 4-5 पेड़ सहजन के या मुंगा के न लगे हों, और कोई सड़क के किनारा नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कहीं नहीं है जहां ये ना हो। और ये 12 हमने किया, और इसका प्रतिफल ये मिला कि जहां हवाई जहाज से WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है बीज यहां से उत्थान से पूरे विश्व में ले जाके बांटा उसने, और उनकी पहले पेज पर ये फोटो छापी कि ये मुंगा है जिससे कि निजात लोगों को कुपोषण से मिल सकती है। अब अगर आपको बीमारी लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे हो, या आप ऐसा लग रहा है कि भोजन जो है पचा नहीं पा रहे हो, तो इस पौधे का वो करिए। और कुछ क्षेत्रों में तो आप ऐसा पाएंगे, अंतराल के क्षेत्रों में खास करके ट्राइबल एरिया वगैरह में, कि लोग 20-20 हजार करोड़ का इसका व्यापार हो गया है। बहुत अच्छी बात। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि मैं जब वाइस चांसलर था तो यहीं के एक सज्जन DRM थे वहां, तो उन्होंने कहा कि सर नई सड़कें बन रही है, क्या लगाए? तो हमने कहा मुंगा लगा दो। मुंगा लगा दिया उन्होंने। तो
अभी जब मैं वाइस चेयरमैन होकर वहां गया तो कुछ महिलाएं रेलवे की आई बिलासपुर की, तो उन्होंने कहा साहब अब हमारा बड़ा घाटा हो गया। हमने कहा क्या घाटा हो गया? कि वो मुनगा में फल कम आए तो आपको हमको कुल 6 करोड़ रुपए मिले। उनके 6 करोड़ रुपए आपको मिले, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतने ज्यादा। नहीं तो पहले कितना मिलता था? तो बोले हमको तो 10 करोड़ मिलता था। अच्छा। तो गो कि इन चीजों में चूंकि इसकी पत्ती भी खाई जाती है, इसकी छाल भी खाई जाती है, इसका फल तो खाया जाता है। जहां तक दक्षिण भारत में तो कोई ऐसी सब्जी या कोई ऐसा वो बनता नहीं है कि जिसमें ये ना डाला जाए। ये ड्रम स्टिक जरूर डालते हैं, और दिल्ली वगैरह में एक ड्रम स्टिक का एक फली की कीमत 4 से 5 रुपए है। तो आप सोच सकते हैं कि एक पेड़ में कम से कम 1000 से 2000 फल आते हैं। और वही एक पौधा है कि जो होली मनाने के लिए, गरीबों की रोटी पकाने के लिए वही सब काम आ रहा है। और अभी तो एक अनुसंधान हुआ है कि उससे बहुत अच्छा नोट के कागज बनेंगे, तो उससे और कीमत बढ़ जाएगी। तो इस पर थोड़ा सा हमने ध्यान दिया। एक बात और देहातों में जो सबसे बड़ी बात थी कि मट्टी कट रही थी, और आपने देखा कि पंजाब हरियाणा वगैरह में प्लेटिंग हो गई है कि मतलब 1 बोरी पहले खाद डालते थे, 2 बोरी डालने लगे, 3 बोरी डालने लगे। तो जितने ज्यादा खाद डाल रहे हैं उतने जमीन खराब हो रही है। तो हमने इसका एक प्रचार प्रसार किया कि नहीं, ये न करने के बजाय आप जैविक खेती करो। उत्थान ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है बहुत अच्छा, और सब गांव गांव में हजारों लाखों जगह मिशन मोड में हमने इसको चालू किया। आज उसका असर यह है कि जो एक तो पानी आपका दूषित हो रहा था, प्रदूषित हो रहा था, दूसरा ये चीजें आपके शरीर में जा रही थी। आपको याद होगा कि हम जब छोटे थे तो पहले जगह जगह लोग लिखते थे कि न मच्छर रहेगा न मलेरिया रहेगा। डीडीटी का प्रचार करते थे, देहातों में बहुत ज्यादा करते थे कि न मच्छर रहेगा न मलेरिया रहेगा। बाद में कहने लगे कि मच्छर रहेगा, मलेरिया नहीं रहेगा। फिर कहने लगे कि मच्छर भी रहेगा, मलेरिया भी रहेगा, शायद आप नहीं रहोगे। तो हुआ ये कि डीडीटी चला गया पानी में, और पानी की चीजें जो लोगों ने सिंघाड़ा खाया या कमल की जड़ खाई या और चीजें किया, तो वो आपके शरीर में चला गया। और एक बार डीडीटी शरीर के अंदर चली जाती है तो निकलती नहीं है, और उसका एक ही तरीका है, वो आयुर्वेद में ही एक तरीका है। तो हमने ये पंचकर्म को, सार सूत्रा को, इसको थोड़ा सा प्रचारित प्रसारित किया, और उसका असर ये हुआ कि प्रचारित प्रसारित जब किया तो आज करीब करीब 10,000 करोड़ का हेल्थ टूरिज्म देश को मिल गया। बहुत अच्छी बात है सर ये। जहां सारे लोग विदेश जाते थे, अब विदेश के लोग अपने यहां आने लगे, और उन्होंने कहा कि भाई अगर शरीर में इस तरह का दूषित पदार्थ चला गया है जो कि ऑपरेशन से नहीं निकल सकता है, तो पंचकर्म से, सार सूत्र से इससे निकाला। हालांकि ये हजारों साल की विधा है, लेकिन उसका एक विधिवत प्रचार नहीं किया गया था। बस वही है कि हमें उस बात की जानकारी नहीं थी। और चौथी 2 चीजें और वो प्रमुख रूप से हमने किया। असल में मैं बताना चाहूंगा कि आज से 2-3 साल पहले हमको चाइना ने, चीन ने एक बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार अपना दिया था, जैसे यहाँ भारत रत्न होता है, इस तरह का एक पुरस्कार दिया था। तो वो पुरस्कार था कि चूंकि ये जड़ी बूटियां जो है उनके हम सलाहकार 1971 से थे, और उनको हम बताते थे कैसे करो क्या करो। तो आज उनका व्यापार जो है वो करीब 30 बिलियन US डॉलर का हो गया है, माने 1,20,000 करोड़ का हो गया है। तो उन्होंने हमें जो पुरस्कार दिया तो राष्ट्रपति जी ने हमसे जवाब में कहा कि डॉक्टर तिवारी आज आप सबसे खुश होंगे, जीवन में इतना बड़ा पुरस्कार आपको नहीं मिला होगा। तो मैंने कहा मैं बहुत खुश तो नहीं हूं, खुश तो हूं लेकिन बहुत खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि ये हमारे भारतवर्ष की संपदा है, भारतवर्ष में पहले ये पनपे पले पोसे, इसका फायदा पहले भारतवर्ष को मिले फिर आपको मिले। लेकिन ये कि आपके यहाँ पहले हो गया, हमें थोड़ा सा समय लगा। तो ये बात हमने अपने प्रधानमंत्री जी से, अटल बिहारी वाजपेयी से आकर के बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक कहते हो। तो राष्ट्रपति जी ने क्या कहा, जब मैंने कहा कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी, तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि भाई आपके यहाँ भी होगा, आपके यहाँ डेमोक्रेसी है,
डेमोक्रेसी में आप चर्चा करते हो, फिर चर्चा करते हो, फिर चर्चा करते हो। हमारे यहाँ ऑटोक्रेसी है, हम एक बार चर्चा करके जो निर्णय लेते हैं उसको लागू कर देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ हो गया, लेकिन ये आपके यहाँ भी होगा और निश्चित रूप से हमारे यहाँ हुआ। एक बात और जो जिस पे मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया कि हमारे यहाँ सारी चीजें नवग्रह पर हैं, नक्षत्र पर हैं। इन्हीं से नवग्रह नक्षत्र का हर आदमी पर, हर पर्यावरण पर, हर पर प्रभाव पड़ता है। तो उनके कुछ पेड़ हैं जो कि बहुत प्रभावशाली हैं और उनमें से एक बांस है। बांस के बारे में हर जगह वेदों में, पुराणों में, हर जगह, इवन कुरान में, इवन बाइबल में हर जगह बात की गई है। और अपने हाथ ये कहा गया कि जन्म के समय वंशलोचन जरूर चटाई जाती है ताकि उसकी जो बुद्धि है बराबर बनी रहे, आंखों में कोई फर्क न पड़े। और आप देखते हो शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, बिना बांस के मरवा के कुछ होता नहीं है। तो वो अगर आप देखते हो कि प्रदूषण हो रहा है तो प्रदूषण वही एक ऐसा पौधा है। मेरी मान्यता तो कुछ ऐसी है कि कहा यह जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें गरुड़ भी निकल आया, और गरुड़ निकल आया तो देवता और राक्षस सब परेशान हो गए, क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो कि शंकर भगवान को गरुड़ बड़ा पसंद है तो आप जाओ शिवालिक में, वहां दे दो उनको, वो पी जाएंगे। जब ये लोग पहुंचे वहां, ऐसी मान्यता है कि जब ये लोग गए तो शंकर जी ने कहा यहाँ छोड़ दो, शिवालिक पर थे वो, तो उन्होंने कहा यहीं छोड़ दो। तो वहां बांस के पौधे लगे हुए थे, उन्होंने गरुड़ को पी लिया। तो गरुड़ में आज भी बांस में ऐसी वो है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, आर्सेनिक को, उनको सबको आत्मसात कर लेता है। इसीलिए जब आदमी मरता है तो जब उसकी चिट्ठी बनती है, राम राम सब जब होता है तो बांस से ही वो होता है और हरा बांस किया जाता है, कपाल क्रिया जो की जाती है। तो गोया कि जहां तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिसका भी कहिए, धर्म में हर जगह बांस को प्रधानता दी गई है और ज्योतिष में तो बहुत ज्यादा प्रधानता दी गई है। लेकिन हमने इसको गिरा दिया था। हम वो करते थे लेकिन जानते नहीं थे कि क्यों इसको वो किया जाए। तो हमने एक राष्ट्रीय मिशन इस पर चालू किया। राष्ट्रीय मिशन चालू किया तो आज बांस से ये हुआ कि जो पिछड़े क्षेत्र थे जहां रोजगार की समस्या थी वो खत्म हो गई। पेड़ जो कटते थे वो पेड़ कटने बंद हो गए। पेड़ की लकड़ी के बजाय बांस की लकड़ी काम में आने लगी और वंशलोचन वगैरह से लाखों करोड़ों रुपए अब लोगों को मिलने लगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी कि जो मूलतः देहात से संबंधित थी, लेकिन ये जन जन की समस्याएं हैं। ये कोई इसमें छूटा नहीं है। अगर अच्छा भोजन बन रहा है, अगर अच्छी दवाई लोगों को मिल रही है, अगर कुपोषण से कुजात मिल रहा है, अगर लोग अपने गांव तक आसानी से पहुंच रहे हैं और देहात में चीजें सड़ नहीं रही हैं, देहात की चीजें शहर तक पहुंच रही हैं, तो इसीलिए आपने देखा कि जहां 3% ग्रोथ थी वो एकदम से ग्रोथ जो है 7%, 8% पहुंच गई। बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैंने कहा कि अगर कुछ इस तरह की योजना बनाई जाए कि जिससे सबका ध्यान रखा जाए तो देश का भी हित होगा और राष्ट्र का भी हित होगा। बहुत अच्छी बात है, आपने इतना काम किया और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, मत बिगाड़िए पर्यावरण। पर्यावरण बिगाड़ने से ही सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर आप बेरोजगार हैं और आपको लगता है कि आपको रोजी रोटी के लिए कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपने अभी सुना डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपके लिए जरूरी क्या है। आप प्रकृति से जुड़े, पेड़ से जुड़े, बांस से जुड़े, सहजन से जुड़े, जन जन को जोड़े और आपके जीवन में रोजगार की नहीं पैसों की भरमार हो जाएगी, समृद्धि की सरकार हो जाएगी। बस जरूरत है आपको समझने की और वो समझाने की कोशिश करने के लिए आज हमने गुजारिश की थी शहर की आवाज में मेहमान के तौर पर अपने इलाहाबाद वासियों को ये खास जानकारियां देने के लिए डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी से उन्होंने हमारे आग्रह को माना और आपको ये वो जानकारियां दे रहे हैं जो आपको किताबों में मिलेंगी। और हम जानते हैं विकास की इस आपाधापी में आप इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं कि आपको पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। आइए हम आपको आगे भी जोड़ते हैं शहर की आवाज में तमाम ऐसी जानकारियों से जो आप नहीं जानते और आपका जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक और बहुत अच्छा सा प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा है और हमने सुना भी है कि
संत आचार्य विनोबा भावे जी आपके संरक्षक थे, उनका संरक्षण किस तरह से आपको प्राप्त था? मैंने बताया कि जब मैं छोटा ही था जी, तो चूंकि हमारे माता पिता ज्यादा समय जेल में रहे, जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते, जी, तो वहां पर जब अहमदाबाद से जब हम लोग आए यहाँ वर्धा, जी, जी, तो वर्धा में विनोबा जी थे। जी, तो जो बच्चे वहां रहते थे तो वो 4-4, 5-5 बच्चों का एक संरक्षक बनाया जाता था। जी, 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 तो मैं जिस ग्रुप में पढ़ा उसके विनोबा भावे हमारे संरक्षक थे। बात है सर ये तो विनोबा जी का मैंने देखा कि हर चीज, खैर गांधी आश्रम में तो हर बात आपको स्वयं करनी पड़ती थी। सुबह आपको उठना पड़ता था, बर्तन वगैरह सब आपको स्वयं अपना करना पड़ता था। हर चीजों में कोई किसी के ऊपर परावलंबन का प्रश्न नहीं है, वहां तो स्वावलंबन ही की बात बताई जाती है और समय देते वाली बात बताई जाती है कि श्रम ही सबसे बड़ा है, श्रम से बड़ी कोई चीज है नहीं है। तो उस नाते मैं भोला भाई देसाई, गांधी जी, विनोबा भावे जी, इनके सबके संपर्क में आया। लेकिन ये कि ये संपर्क 3-4 साल का ही था, क्योंकि जब देश को आजादी मिली तो फिर तो उसके बाद अपने लोग वहां से मतलब अपनी अपनी जगहों पर आ गए। तो लेकिन यह कि एक मौका मिला हमको उनके साथ काम करने का, और उनकी अटूट श्रद्धा, उनके अटूट प्रेम था हमारे ऊपर कि जब भी मैं पत्र लिखता था तो उसका बराबर जवाब देते। जब तक जिंदा रहे तब तक वो बराबर जवाब देते रहे, पूछते रहे, वो भी चिट्ठी लिखते रहे। कोई अगर उनको कोई चीज मिली तो वो बराबर देखते थे कि इस पर जरा ध्यान दो, इसको जरा देखो। तो एक सही रूप में संरक्षक थे, मतलब वो। मुझे लगता है शत शत नमन करना चाहिए मेरी ओर से भी और पूरे इलाहाबाद की इस शहर की आवाज से जुड़े दर्शकों की ओर से भी विनोबा भावे जी को कि ऐसे महान गुरु के शिष्य के रूप में, प्रसाद के रूप में आप हमें मिले। हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं और हमारे शहर की आवाज के दर्शकों का सौभाग्य है कि वो आपको सुन पा रहे हैं। इसी क्रम में एक बहुत अच्छी सी बात अपने दर्शकों तक आपके हवाले से और पहुंचाना है, और वो ये कि सर आपने कर्म के क्षेत्र में तो जो किया है वो मील का पत्थर साबित हो चुका है। लेखन के क्षेत्र में भी आपने करीब 65-70 किताबें लिखी हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो है वो ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक आप युवाओं को बताना चाहेंगे जिसे वो पढ़ें, मार्गदर्शन उन्हें मिले और वो अपने जीवन को एक दिशा दे सके? इनके जीवन में आचार्य विनोबा भावे नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास डॉक्टर दीनानाथ तिवारी हैं। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से? पुस्तकों में विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, महात्मा गांधी जी से जब भी बात होती थी, खैर मैंने कहा कि बहुत छोटा था, लेकिन बात में हमेशा बात आती थी कि वनों के बारे में लोग बात तो बहुत करते हैं, जी जी, लेकिन वनों के बारे में जानते बहुत कम है। जी जी जी, और वनों के बारे में साहित्य भी बिखरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह साहित्य नहीं है, क्योंकि साहित्य तो बहुत बनाया गया, पुराण बहुत लिखे गए और भी चीजें काफी की गई, लेकिन वो गायब हो गई। तो एक जगह पर कहीं ऐसी बात नहीं आई। तो विनोबा जी ने भी हमसे कहा था कि नहीं, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम वनों पर एक अच्छी सी किताब लिखना। बहुत अच्छी बात। और मुझे एक मौका मिला तो मैंने एक पुस्तक लिखी, वनों का मनमोहक संसार। बहुत अच्छी बात। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये करीब 20 या 22 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। बहुत अच्छी बात। वो चाइनीज में हुआ, स्पेनिश में हुआ, फ्रेंच में हुआ। तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों को काफी वो है, और हम समझते हैं कि अगर लोग उसको पढ़ें, तो मैंने यही कहा है कि वेदों में वन क्या थे, जी जी, विभिन्न धर्म ग्रंथों में वन क्या थे, साहित्य में वन क्या था, जी जी जी, और वनों का जीवन से क्या सीधा संबंध है। जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है, भोजन का संबंध है, पर्यावरण का संबंध है, कपड़े का संबंध है, रोजी रोटी का सवाल है, तो वन क्या देते हैं, वो चीज मैंने उसमें लिखी है। तो एक तो ये पुस्तक जो कि मतलब काफी लोग इस पर वो कर रहे हैं, और मैं ये कह रहा था कि ऊर्जा की कमी भीषण है, और ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा सबको अपने घर में चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आज सर्दी लग रही है उनको, तो हमें अगर ऊर्जा नहीं मिलती है, न बिजली मिले, न पानी मिले, न धूप मिले, तो फिर जरा जीवन
दिक्कत में हो जाता है। तो इस पर मैंने ये किताब लिखी है बायोफ्यूल पर कि कैसे ऊर्जा के संकट को दूर किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि बायोफ्यूल की इतनी मांग है किताब की कि 5 संस्करण छपे, 5 खत्म हो गए। और मैंने बताया कि कम से कम 15 या 20 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लोग ऊर्जा के बारे में है। तो ये और तीसरी चीज जो हमेशा मानी गई कि भाई गंगा हमारी माता है। जहां तक भारतवर्ष की अस्मिता का सवाल है वो गंगा से जुड़ा हुआ है। तो गंगा पर एक किताब मैंने लिखी है और मैंने ये लिखा कि गंगा कहां से चली, कैसे आई, इसका क्या महात्म्य था। और मैंने मूल रूप से ये कहा कि इसमें कोई धर्म अधर्म की बात नहीं है। आपको जान के चलना होगा, श्रोतों को जान के चलना होगा कि गंगा का पानी अकबर भी पीता था। और तुगलक खानदान पूरा का पूरा उसके लिए तुगलकाबाद तक गंगा ले जाता था। तो मतलब और जहाजों में अंग्रेजों ने जैसे पानी भरा, यहाँ हुगली से पानी भरा, तो वो 2 महीने तक चलते रहे जहाज पर और पानी खराब नहीं हुआ। तो वो कि गंगा का अपना एक महात्मा है। तो वो एक किताब हमने लिखी और उस पर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। और आपको ध्यान करके चलना होगा कि जब ये अल्कम प्राइज ऑफ सस्टेनेबिलिटी शुरू हुई तो पहली प्राइज हमको मिली $1 मिलियन की, करीब 5 करोड़ की। तो इतना पसंद किया उन्होंने, किसी से पूछा नहीं उन्होंने, वो किताब देखा उन्होंने और वो सीधे यहाँ उत्तर आ गए। और ये देखा उन्होंने, कहा मैंने आपको दिया, अब इसमें और कोई पूछना नहीं है। क्या बात है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि ये अपने से मूलभूत से जुड़ी हुई है। उसी के बाद हमें थोड़ा सा चस्का लगा कि भाई गंगा प्रदूषित हो रही है, गंगा के प्रदूषण से मुक्त करना चाहिए। और मुक्त करने के बाद फिर हमने और छोटे छोटे कुछ फिल्म वगैरह छोटे बनाए, कुछ वो किया, प्रचार प्रसार किया, फिर कुछ धरना प्रदर्शन भी किया। और उसका प्रतिफल ये मिला कि आज गंगा राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित हो गई है। लेकिन अभी सब कुछ नहीं है, क्योंकि कहा यह गया कि 2020 तक गंगा को हम निर्मल धारा ला देंगे, स्वच्छ बना देंगे। लेकिन शायद अभी स्वच्छ हुई नहीं है गंगा, और शायद 2020 तक हो भी नहीं पाएगी अगर पूरा प्रयास नहीं किया गया, जन जन का अगर सहयोग नहीं दिया गया। तो उत्थान इसके पर समर्पित है। 1 महीना हम वहां रहते हैं, जहां भी कुंभ महाकुंभ होता है, बराबर हम वहां जुड़ते हैं और इसमें प्रयास करते हैं। दर्शकों, हो रहा है हमारे ब्रेक का समय और लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए शहर की आवाज। बस हम शुरू करते हैं थोड़ी देर बाद फिर से शहर की आवाज। You are watching Active India चैनल, नई सोच नया जोश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है शहर की आवाज में। गंगा पर बोल रहे थे डॉक्टर दीनानाथ तिवारी। गंगा कहीं न कहीं हताश है, गंगा कहीं न कहीं परेशान है, और गंगा की इस हालत पर कुछ ही लोग परेशान और हताश हैं। लेकिन गंगा जिनके माध्यम से इस धरती को हमेशा फलीभूत करती रही है, उनके मन में जो पीड़ा है वो पीड़ा इस तरह से इलाहाबाद शहर के ही विख्यात रचनाकार कैलाश गौतम ने कहा था कि गंगा में गंदगी अगर इंसान करेगा तो फैसला जुर्म का भगवान करेगा। गंगा में गंदगी अगर इंसान करेगा तो फैसला जुर्म का भगवान करेगा। हिंदू ईसाई सिख मुसलमान है गंगा, इस देश की आन बान शान और पहचान है गंगा। चाहे तो पल में मेघ दे, मिट्टी के घरों दे, पर चाहती इस देश का कल्याण है गंगा। गंगा के सपूतों उठो, गंगा को बचाओ, करीब में कुछ दिन की बस मेहमान है गंगा। इतना कुछ उन्होंने सोच लिया था और उन्होंने लिखा। डॉक्टर साहब ने आपको बताया गंगा के प्रति जन जन को आगे आना होगा, तब शायद गंगा अपनी उस वास्तविकता से हमें फिर फलीभूत कर पाएगी जिसके लिए वो धरा पर आई है। इसी क्रम में सर एक और बहुत अच्छा सा मेरे मन में सवाल उठता है कि
आपने लगभग 100 देशों की यात्राएं की हैं, 100 देशों के रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा, सबको आपने देखा है। इन सब के बीच में अपना भारत आपको किस क्षेत्र में सबसे समृद्धशाली दिखता है? भारतवर्ष का जहां तक संस्कार का प्रश्न है, जी जी, जहां तक स्वच्छता सफाई का प्रश्न है, जी जी, तो उसमें निश्चित रूप से ये सबसे अग्रणी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग ये लोगों के मन में है कि नदी को गंदा न किया जाए, जी जी जी, भोजन करने के पहले हाथ धो लिया जाए, बिल्कुल, भोजन करने के बाद भी अच्छी तरह स्वच्छता से किया जाए। जी जी जी, तो ये चीजें अनूठी हैं। बिल्कुल, जैसे जूता न पहन के खाते समय वो न किया जाए, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि संस्कार के मामले में है। और मेरा ख्याल है कि उसका सीधा संबंध स्वच्छता से और सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। लेकिन क्योंकि संस्कार में वो बात आ गई है, तो इसलिए निश्चित रूप से दूसरे देशों से ही अच्छी है। बहुत अच्छी बात है। सर, एक ये प्रश्न मैं अपनी जानकारी के लिए भी चाहता हूं कि उत्तर के तौर पे आपसे मिले और हमारे दर्शकों को भी मिले। ये TCFI क्या है, ये हम जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि ये किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है और इसकी कार्य पद्धति क्या है। ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है। जी जी, जब आपने देखा कि आज से 15-20 साल पहले बड़ी चिंता थी लोगों को कि रेगिस्तान बढ़ रहा है, वन समाप्त हो रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है, तो बहुत से प्रश्न लोकसभा में और विधानसभाओं में उठाए गए और जन आंदोलन भी हुआ कि हमें हरियाली पुनः देश में लानी है, वरना सारा का सारा अगर रेगिस्तान हो गया तो लोग क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, कैसे करेंगे। तो उस समय तो कृषि मंत्रालय था, लेकिन बाद में वन और पर्यावरण और वन मंत्रालय बनाया गया। तो उसके अंदर एक स्वायत्त सेवी संस्था है, ये मतलब ऑटोनॉमस संस्था है, ये भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। तो ये शिक्षा में भी काम करती है और वानिकी के जहां तक शोध में काम करती है, प्रचार प्रसार में काम करती है, और पूरे देश में ही नहीं, देश में और विश्व में भी इसका बड़ा नाम है। और मुझे ये सौभाग्य हुआ कि मैंने ही इसको बनाया और मैं ही इसका पहला महानिदेशक था। बहुत अच्छी बात है। सुना अपने दर्शकों, सर ने इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया है, नेतृत्व किया है और देश में तमाम लोग आपसे फलीभूत हो रहे हैं और देश को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय या कह लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है और आप उसके संस्थापक कुलपति भी रहे हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटी? जी हाँ, ये प्रश्न उठा था बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ जिसको कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सरगुजा वगैरह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, वहां उच्च शिक्षा का कोई साधन नहीं था और उच्च शिक्षा नाम मात्र की थी, 1% से भी कम थी। तो उस समय मुझे मौका लगा तो मैंने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो विषय कहीं नहीं थे उन विषयों को मैंने वहां दिया जो कि वहां के सामयिक विषय थे, जो कि आदिवासियों से, पिछड़े क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, वहां खनन क्षेत्र वगैरह ज्यादा हो रहा था, उनसे जुड़े हुए चीजों को मैंने वहां लाया। कि जैसे माइनिंग वहां इतनी ज्यादा है, जितने मिनरल्स है सब कुछ है, मानी डायमंड भी है, सोना भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, कोयला भी है, सब कुछ है, लेकिन माइनिंग की कोई पढ़ाई नहीं थी। तो मैंने वहां माइनिंग की पढ़ाई शुरू कराई। पानी का कोई साधन नहीं था पानी के, तो कई विषय ऐसे हैं जो कि अब तो बहुत से विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, लेकिन वो एक पहला विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाद में बना और उसका मुझे सौभाग्य मिला पहला कुलपति बनने का। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि उस विश्वविद्यालय वो एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि जो पूरे देश में जहां तक क्षेत्रफल का सवाल है वो तीसरे नंबर पर है। मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद उसी का क्षेत्रफल आता है। और जो
मूल बात है कि हर चीज वहां करके दिखाई जा रही है। जो हमको वर्धा में करके दिखाई गई थी, वो विश्वविद्यालय वहां करके लोगों को दिखा रहा है कि भाई खेती कैसे करना चाहिए, जैविक खेती कैसे करनी चाहिए, पानी का संरक्षण कैसे करना चाहिए। वो सब चीजें सूर्य से अगर वायु का वो करना है, ऊर्जा का ग्रहण करना है, सौर ऊर्जा का वो करना, तो सारी चीजें वहां करके बताई जा रही है। ये एक अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। और सर मैं तो ये कह सकता हूँ पूरे शहरवासियों के सूत्रधार के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में, कि सर अपने आप में आपने शिक्षा को जो विकास का दायरा दिया है, विकास का जो आपने मानक खड़ा किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और हम लोगों को कहीं ना कहीं इसकी प्रेरणा मिल रही है, हमारे दर्शकों को भी प्रेरणा मिल रही है। वो आप जैसा बनना चाहेंगे, हम भी आप जैसा बनना चाहेंगे। समाज में शिक्षा का विकास करना मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। हम शिक्षित होंगे तो हमारा समाज कभी भी भटकने नहीं पाएगा। सर इन सारी बातों के बीच में एक बात और दिमाग में पहुंचती है और मुझे लगता है मैं पूछूं, सर जब आप IFS हुए तो आपका कैडर कौन सा था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, क्या था सर? जी, कैडर तो मुझे मध्य प्रदेश मिला था। जी जी, मेरा कैडर मध्य प्रदेश का था। लेकिन एक ही मौका हमें काम करने का देश विदेश में सब जगह मिला। जी जी, और करीब करीब 15-16 विभागों में मैंने काम किया। जी जी, गृह मंत्रालय में भी मैं रहा, पूरे उनका भी पहला डायरेक्टर था। तो कई विभागों में मुझे काम करने का मौका मिला। लेकिन मध्य प्रदेश का कैडर इसलिए भी मैं भी चाहता था कि मध्य प्रदेश मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है और सबसे अधिक आदिवासी हैं, वनवासी हैं। तो कुछ हमारे वो जो पिछला मतलब दिमाग में था कि कैसे पिछड़ों को आगे लाया जाए, कैसे विकास किया जाए, तो वो एक मौका मुझे लगा। अच्छा सर, मैंने एक चीज देखी है कि मध्य प्रदेश में जो IFS के अधिकारी गए, एक तो आप अपने आप में प्रतीक के तौर पे हमारे दर्शकों तक हैं, हमने देखा है सर, और काफी लोगों को मैंने जाना भी है कि जो IFS के वहां के अधिकारी हैं वो विकास के प्रति भी बहुत सोचते हैं, आदिवासियों के प्रति भी सोचते हैं, अपने विभाग के प्रति भी सोचते हैं। नहीं, उनका एक दृष्टिकोण होता है कि वो जो भी करे बेहतर करे और पूरी दुनिया उन्हें जाने और उनके काम को पहचाने। एक आप कहते हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। इसी क्रम में सर एक बहुत अच्छी सी बात आती है कि ये वर्ल्ड एग्रो क्या चीज है, हमारे दर्शकों को अगर आप ये बता पाएं कि ये विश्व में कहाँ स्थापित है और इसकी क्या कार्य पद्धति है? हाँ, ये विश्व वानिकी संस्थान इसको कहते हैं, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर। जी जी, ये CGIAR का है। CGIAR एक ऐसा संस्थान है जो कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन का संस्थान है। और उसका उद्देश्य ये था कि किस तरह से हम लोगों को धूप से, गरीबी से और चीजों से छुटकारा दिलाएं। जी जी जी, देश से इसके कई संस्थान हैं, लेकिन ये कि विश्व वानिकी संस्थान एक ऐसा संस्थान है कि जो ये बताता है कि किस तरह से हम अन्न के उत्पादन को अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ जो और दूसरी चीजें हैं, जैसे जड़ी बूटियों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, फलों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, लकड़ी का कैसे उत्पादन कर सकते हैं, ये सारी चीजें करते हैं हम। उससे फायदा यह है कि 2-3 चीजें, कुछ पेड़ हैं, जैसे जहां तक पर्यावरण में तो नाइट्रोजन है खूब, नाइट्रोजन की कमी नहीं है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि बाहर से या फैक्ट्री में उसको बना रहे हैं। फैक्ट्री में बनाने के बजाय कई ऐसे पेड़ हैं जिनको फर्टिलाइजर ट्री कहते हैं या नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री कहते हैं, कि जो नाइट्रोजन को हवा से लेकर के जमीन में डाल देते हैं। इसी तरह से फॉडर ट्रीज हैं जो कि चारा उपलब्ध करा दें, साल भर हरा चारा देते हैं। इसी तरह से फल वाले वृक्ष हैं, इसी तरह लकड़ी वाले वृक्ष हैं। और असली बात यह है कि जब खेती को चाहिए, जब जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल आ रही है, तो जब लाइट चाहिए तो उसमें पत्ती नहीं रहती, और जब लाइट नहीं चाहिए तो उसमें पत्ती आ जाती है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि ये फर्टिलाइजर ट्री इतना खाद दे देते हैं कि आपको खाद डालने की जरूरत नहीं है, ना आपको खरीदने की जरूरत है। इसी तरह इतना फाइबर दे देते हैं कि जानवर को खिलाने के लिए पूरा हो जाएगा। और भी दिक्कत यह है कि करीब
3 बिलियन हेक्टेयर जो है एरिया, जो कि करीब करीब 40 से 50% एरिया है जो कि जा रहा है चारा उत्पादन करने में। 25% में तो चारा हम सीधा उगा रहे हैं जानवरों को खिलाने के लिए। तो ये एक दूसरी विधा है कि आपको चारा न उगाना पड़े। चारा आपको खेत के मेड़ पर आपने पेड़ लगा दिए, उससे आपका खेत भी उपजाऊ हो गया, चारा भी मिल गया, लकड़ी भी मिल गई। तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो उसी का ये संस्थान है, पूरे विश्व में ये काम करता है कि कैसे वानिकी, विश्व वानिकी का प्रचार होना चाहिए। इसको कृषि वानिकी कहते हैं। तो मैं उसका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का वो था और नॉमिनेशन कमेटी का चेयरमैन था। सर इसी में ये नैरोबी में है, नैरोबी में, कीनिया में। जी, मुझे आपके उत्थान संस्थान के शंभुनाथ इंस्टीट्यूट तक भी जाने का इत्तेफाक मिला है जी। और मैंने वहां आपके द्वारा दिशा निर्देशित होने के बाद देखा है कि लोगों ने बहुत ज्यादा जेट्रोफा कैक्टस का पेड़ लगाया, जो बायोडीजल पेड़ है, जिससे लोगों को काफी आने वाले समय में लाभ मिलेगा। आपने भी बताया, काफी लोग जानते भी हैं, लेकिन आम किसान को जो इससे फायदा मिलेगा वो इसके प्रति बहुत सशंकित रहता है। कुछ लोग कहते हैं ये डूब जाएगा, कुछ लोग कहते हैं ये फलेगा नहीं, अरे 6-6 साल तक नहीं निकलता। इन सारी बातों के बाद आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, बांस पर की जाने वाली खेती, बांस के प्रति जागरूक होना। तो सर इसी में जो अंतर्राष्ट्रीय बंबू मिशन है, जिसके आप चेयरमैन भी थे, ये कैसा मिशन है और इसकी क्या खासियत है? हाँ, ये ऐसा था, अगर आप याद करें आज से 7-8 साल पहले जी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। जी उसने ये कहा था कि पेड़ नहीं कटेंगे जब तक योजना बन न जाए और योजना अनुमोदित न हो जाए। जी। तो ये एक समस्या तत्कालिक हो गई कि कोई आदमी बिना लकड़ी के, बिना जलाऊ लकड़ी के, बिना दरवाजे के, बिना खिड़की के, बिना कुर्सी के, बिना मेज के, बिना कागज के तो रह नहीं सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई आप कोई पेड़ कटेगा नहीं, तो सारे कारखाने बंद हो गए। तो उस समय मैंने कहा कि अच्छा एक इसका निदान है कि लकड़ी के बजाय बांस का प्रयोग किया जाए। और उस समय भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि साहब आपका जजमेंट गलत है, आपने बांस को लकड़ी में शामिल कर लिया है जबकि बांस अलग है, एक्ट में ही अलग किया हुआ है। तो उन्होंने सुबह मोटे उसको फिर से अपना ऑर्डर रिवाइज कर दिया और बांस को छोड़ दिया। जब बांस को छोड़ दिया तो मैंने कहा कि ये जितने कारखाने बंद हो गए हैं तो उनको चालू किया जाए, बांस से चालू किया जाए, क्योंकि योजना बनाना और उसको अनुमोदित कराने में 5 लग सकते थे, लेकिन 5-6 साल तक कोई आदमी बिना घर के, बिना दरवाजे के, बिना खिड़की के, बिना कागज के रह नहीं सकता था। तो उसका एक निदान दिया और इसलिए राष्ट्रीय मिशन हमने किया और फिर इसका अंतर्राष्ट्रीय मिशन भी बना, बहुत अच्छी बात, जिसका कि अब डॉक्टर बीजेपी में चला गया, तो मैंने चाइना में चला गया, तो मैंने उसे शुरू किया यहाँ पर भारतवर्ष में शुरू किया और उस समय की ये नितांत आवश्यकता थी इसलिए शुरू किया। लेकिन ये विश्व की ये नितांत आवश्यकता है, अगर पर्यावरण बचाना है, अगर लोगों को करना, क्योंकि पेड़ को उगाने में कम से कम 20 से 30 साल कम से कम लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा तो 150 से 200 साल लगते हैं, लेकिन बांस को उगाने में मुश्किल से 1 साल या 1.5 साल लगता है। बहुत अच्छी बात है। तो वो चीज, वो तो घास है, लेकिन ये कि उसकी ताकत, अब तो मैंने सड़क भी बनाई बांस से, अब तो आपको टेबल, कुर्सी, मेज, कागज, घर सब कुछ बांस से बनाया। और खास करके आपको ये जानकर के श्रोताओं को चंबा होगा कि जब सुनामी आई थी तो सुनामी में तत्कालिक ये था कि किसी तरह से घर लोगों को दिया जाए और घर ऐसा दिया जाए कि जो फिर से गिरे नहीं। तो उस समय हमने करीब 10,000 घर बांस के ही बना करके दिए थे और वो 8-10 साल हो गए, उनमें कोई तसमस नहीं हुआ। 2 बार अर्थक्वेक भी आ गया, सब कुछ हुआ। तो मतलब यह है कि बांस में एक अपनी वो है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी, इन बार जिसको कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन बंबू और रतन, जो बीजिंग में है। और दूसरा आपका राष्ट्रीय मिशन बना कि राष्ट्रीय मिशन में ये बात की गई और आज तो सारा विश्व इसके पीछे लगा हुआ है कि शायद यही एक निजात दे सकता है सबको तत्कालिक हमारी मांगे। एक बात जो है खास हम चाहेंगे कि बांस से खाने का पदार्थ बहुत अच्छा मिलता है। हमने बांस का लगता है दर्शकों ने भी
देखा है दर्शकों ने सिर्फ उत्तराखंड की इन्होंने खाली अचार खाया होगा, लेकिन अब हम कहते हैं कि आप सब्जी इसकी खाइए। नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो सारी सब्जी आपको इसी की मिलेगी। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे आप सूप बनाते हैं तो इसका सूप बहुत बढ़िया बनता है। अच्छा। इसका बहुत अच्छा चावल के साथ थोड़ा सा इसको मिला के बना लीजिए, इतनी अच्छा बनती है सब्जी, इतना अच्छा भोजन बनता है और बड़ा बड़ा पौष्टिक है। ये एक खास बात है। सुना दर्शकों, आपने अगर टूट रही है आपकी आस तो आइए और जुड़ जाइए और अपने आसपास लगाने लगिए बांस की खेती और फिर हो जाइए मालामाल। जरूरी सिर्फ इतना है कि आप इसे सिर्फ एक प्रोग्राम और एक जानकारी समझकर सुनिए और फिर भूल जाइए, इसकी नहीं है, जरूरत इसकी है। आप इसे अमल में लाइए और अपनी जिंदगी को, अपने आसपास के माहौल को, अपने आप को आप संभालिए और बेहतर बनाइए। इसी क्रम में सर, आपने इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण शहर में इतना कुछ किया, यहाँ के होकर पूरे देश दुनिया में आपने नाम किया। आपकी दो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं शिक्षा से संबंधित। शिक्षण संस्थाओं में लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन आपका कॉलेज अपने आप में अव्वल रहता है, वहां के बच्चे देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। ये गुणवत्ता और श्रेष्ठता आप कैसे बनाए रखते हैं, जबकि आप वहां प्रायः रह भी नहीं पाते? ये कैसे संभव होता है? देखिए, उत्थान का नाम ही ऐसा है जी। कहा यह गया कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जी। जिस पथ में बिखरे शूल न हो। जी। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जी। जी। वो जो क्षेत्र है जहाँ उत्थान है, जहाँ संस्थाएं हैं, जी। वो आज से बहुत साल पहले विनोबा जी को 92 में जमीन मिली थी। जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने लोगों को वो जमीन बांटी थी। 2 एकड़ से लेकर के 3 एकड़ तक प्रति परिवार दिया था। जो कि लैंडलेस हैं या जो लैंड वाले थे तो उनको 1 एकड़ या 2 एकड़ दिया गया। लेकिन ये करीब करीब 3 लाख हेक्टेयर जमीन बेकार पड़ी हुई थी, क्योंकि सोडिक सॉइल थी, जो उसका पीएच था, क्षारीयता बहुत ज्यादा थी, तो उसमें कुछ में उगा नहीं पाए थे। तो मुझे क्योंकि विनोबा जी से लगाव था, तो मैंने इस क्षेत्र को चुना कि वहां दिक्कत ये थी कि कुछ एरिया तो ईंट भट्ठों में सारा खुद गया, और कुछ एरिया जो हुआ वो सब प्रकृति ने खोद डाला और सब क्षारीयता हो गई, पीएच 11 हो गया, कंकड़ बड़े बड़े थे तो कुछ हो नहीं सकता था। तो वहां मैंने कहा कि कुछ किया जाए, क्योंकि जितने पुरुष थे या जो काम करने वाले थे वो तो सब बाहर थे, स्त्रियां थी, बूढ़े थे, बच्चे थे। ये 96 गांव का यही हाल था। तो उसको मैंने कहा कि अगर इसको हम ठीक कर दें, और उसमें एक गड़बड़ी और आ गई थी, वो ये हुई थी, अगर आपको याद हो 1995 में, कि एक बड़ा भारी तूफान आया था, और उस तूफान में करीब करीब 280 लोग संगम में मर गए थे। 85-86 की बात में कर रहा हूं। और शहर में भी तमाम सारे इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह सब उखड़ गए थे। तो वो वहीं से होता था, क्योंकि वो साइक्लोनिक विंड एक तरफ बढ़ना है, एक तरफ जलना है, वो गर्म होता था, क्योंकि भट्ठा का एरिया था, तो वो साइक्लोनिक विंड में कन्वर्ट हो जाता था और उससे बड़ा नुकसान होता था। तो बचाने के लिए मैंने ये सारे काम किए कि जो कहकर इसका किया जाए। तो मेरे मन में आया कि ये बच्चे, क्योंकि वहाँ करीब करीब 0% था शिक्षा का, कुछ ही घर थे जहाँ की शिक्षा की, बाकी कुछ नहीं था। तो इसलिए मैंने फिर ये विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल शुरू किया, और कुल उस समय 24 बच्चे आए थे। आज उसकी संख्या करीब करीब 7,000 पहुंच गई है। और मुझे तो बड़ा अचंभा होता है कि जब लोग पश्चिम बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से और नेपाल, भूटान से, और कुछ बच्चे 8-10 बच्चे बांग्लादेश से भी आ गए हैं। तो ये बड़ी सुखद बात है, और ये संख्या बराबर बढ़ रही है, क्योंकि पिछले साल भी 2-1,000 बच्चों को हम नहीं ले पाए थे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे लेने के लिए। और पढ़ाई का जहां तक सवाल है कि मैंने कहा कि सारे लोग समर्पित हैं, इसमें कोई एक आदमी का रोल नहीं होता, हर एक का, हर आदमी को अगर आप प्रोत्साहित कर दीजिए, उत्साहित कर दीजिए, तो अपना रोल करता है, बशर्ते कि वो ये महसूस करे कि वो इसका अंग है। तो मैंने ये प्रयास किया कि इनको एक अंग के रूप में सबको किया जाए। सर, एक और अच्छी सी बात हम सोचते हैं आपसे पूछ ही रहे, और वो ये कि ये जो शहर की संस्थाएं हैं,
पर्यावरण पर काम कर रही हैं, गंगा पर काम कर रही हैं और वास्तव में कर रही हैं। इनके लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ इन्हें आप संदेश दें और वो बेहतर कर पाएं और वो भी आप जैसे कारगर रास्तों पर चल पाएं, तो आप सर बहुत छोटे से संदेश में क्या संदेश दे सकते? मैं तो काफी संस्थाएं हमसे भी जुड़ी हुई हैं, करीब करीब 85-86 संस्थाएं हमसे भी जुड़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की। मैं एक ही बात तो कहूंगा कि जो सभी कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते मरे घरेरे। अगर से बात है ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो उसे काम होता नहीं है, करके बताना पड़ेगा। अगर आप पानी की सफाई की बात करते हो तो एक आध महीने वहां रह करके लोगों को बताइए कैसे करना, कैसे होना। हम तो जहां जहां कुंभ लगता है, जहां अर्ध कुंभ लगता है, उत्थान वहां जाता है, कैंप लगाता है, लोगों को बताते हैं। और हम ये नहीं कहते ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। आज आप देखिए कि नवग्रह की लकड़ी, कोई भी आप अनुष्ठान करिए, पूजा पाठ कुछ करिए, तो बिना नवग्रह की लकड़ी के कुछ होता नहीं है। इसी तरह से जो वहां पर जो शिविर में रह रहे हैं, तो कलबवासी लोगों को किसी को तुलसी चाहिए, किसी को केला चाहिए, तो ये चीजें हम उपलब्ध कराते हैं। 1 लाख पौधे करीब करीब हर साल हम उपलब्ध कराते हैं। मुफ्त में दवाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। शहर के लोग भी जाते हैं, जो वहां रह रहे हैं उनको भी कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप जोड़िए तो सही तरीके से जोड़िए। केवल प्रवचन करने से, प्रवचन का भी फायदा है, लेकिन केवल प्रवचन से पूरा फायदा नहीं है। जी सर, दो एक और सवाल बस मांगना लगता है, हमें आपसे कर लेना बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे पहला सवाल मुझे ये लगता है कि आज जो राजनीति का प्लेटफॉर्म है, जहां परिवर्तन की बहुत बड़ी डिमांड है, वहां पर सर ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को राजनीति के उस प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और वास्तव में जो स्वच्छता, जो दिशा निर्देश मिलना चाहिए, उसमें भी आपकी भूमिका होनी चाहिए? देखिए, राजनीति दो तरह से है कि एक तो आप राजनीति में एक्टिव होकर के जाइए, दूसरा यह है कि शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों को समाज एक संस्कार दे करके लोगों को ऐसा बना दीजिए कि वो अच्छा से अच्छा काम करें। बहुत अच्छी बात है सर। तो हम डायरेक्ट रोल करने के बजाय इस तरह का डायरेक्ट रोल कर रहे हैं कि लोगों को ऐसा शिक्षित प्रशिक्षित इस तरह का कर रहे हैं, इस तरह तैयार कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि आज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में देख लीजिए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, फार्मेसी में, हर एक जगह में जो इतना अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। मुझे तो बड़ा गंदा हुआ कि पिछली बार कलेक्टर जिला फीस इलाहाबाद में सारे स्कूलों की एक बैठक बुलाई थी और उन्होंने फीस का स्ट्रक्चर कहा कि कुछ कम करिए। तो लोगों ने कहा क्या कम करें, कैसे करें? तो बाद में हमारे प्रिंसिपल बोले, जो हमारे आगे प्रिंसिपल बोले तो इतना कम है, जहां लोगों का 1 लाख 1.5 लाख है, हमारा हॉस्टल में रहने वाले का 45,000 है। तो जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाई ये कैसे हो रहा, कुछ समझ नहीं आता कि एक संस्था ऐसी कर रही है, सबको अपने अपने तो मैंने ये कहा कि अगर आपका उद्देश्य सही है, सिर्फ आप पैसे के उद्देश्य से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य ऐसी चीज नहीं है। अगर जनहिताय जन सुखाय अगर आप करना चाहते हैं तो फिर सारी चीजें अपने आप सुधार होंगी। और इन्हीं को अगर बिगाड़ दीजिए तो फिर आगे सुधार होना संभव नहीं है। लेकिन हमारे कहना है कि जहां पर जैसा मौका लगे, जहां पर जिस तरह की चीजें सुधार में हो, वो करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि जैसे कुंभ अर्ध कुंभ में कोई पैसा भारत सरकार नहीं देती थी। पहली बार मैंने मेंबरबानी कमीशन के नाते प्रधानमंत्री जी के सामने ये प्रश्न रखा कि साहब इतना इनको दिया जाता है, इतना इनको दिया, सब धर्मों का गिराया और मैंने कहा कुंभ अर्ध कुंभ में कभी कुछ नहीं दिया जाता। तो पहली बार 2001 में आपको जान के अचंभा होगा कि कम से कम 251 करोड़ दिया जाने लगा और वो बराबर बढ़ रहा है। तो अगर चीजें की जाए तो ये सब संभव है, ऐसी कोई बात नहीं कि न हो। सर, आपकी बातों से हमारे दर्शकों को वाकई बहुत लाभ मिला होगा, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। और इसी क्रम में एक और छोटा सा अपने लिए ये जान लेना जरूरी है कि शहर की आवाज के मेहमान बनकर हमारे शहर की जनता से जुड़कर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारी एक्टिव इंडिया टीम जो आप
सिर्फ शहर को जोड़ रही है, शहर से आपको जोड़ना चाहती है। ऐसे में आप एक्टिव इंडिया टीवी के लिए अगर कुछ कहना चाहें तो क्या आशीर्वाद देंगे? आपका तो नाम ही एक्टिव इंडिया है जी और ये बहुत आवश्यक है कि देश में जागरूकता पैदा की जाए। जी जब हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बना रहे थे जी 2001 में, तो उस समय हम लोगों ने कहा था कि भारतवर्ष एक महाशक्ति के रूप में 2020 तक बन सकता है जी जी अगर देश में जागरूकता पैदा की जाए। जी जी इंडिया वो काम कर रहा है जो कि दूसरे शायद नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के समुन्नत करने में, उन्नत बढ़ाने में और समन्वित विकास करने में आपका एक बहुत अच्छा कर्मठ रोल है और इसको आप बनाए रखिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। जी जी धन्यवाद। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, हमारे दर्शकों से आप जुड़े और आप शहर की आवाज बने, शहर इलाहाबाद को आपसे दिशा मिल सके। हमारी ये कोशिश आज कामयाब हुई। हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं एक्टिव इंडिया टीवी की पूरी टीम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी क्रम में अब मैं आपको एक बार फिर नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आपसे बताना चाहता हूं, हम आपको जिस महान विभूति से मिला रहे थे उनका नाम था डॉक्टर दीनानाथ तिवारी। उनके बारे में बहुत कुछ कहने के बजाय सिर्फ अगर हम इतना कहें कि हो सकता है तुम्हारा भी नाम वतन में करना पड़ेगा दुर्लभ कुछ काम वतन में, जो भी हुए हैं नामचीन कुछ करके गए हैं, पूजे गए हैं कर्म से इंसान वतन में। आइए हम ये संकल्प लेते हैं कि हम भी ऐसा कुछ बेहतर करें, हम भी लोगों की नजर में बेहतर बने। आपका शहर शाप सख्त है, जहर से बचे, कहर से बचे और खूबसूरती से शहर को रचे। यही मकसद है एक्टिव इंडिया टीवी का, जो कि शहर की आवाज के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। साथियों, आप देखते रहिए शहर की आवाज, देखते रहिए एक्टिव इंडिया टीवी। हम मिलेंगे आपसे फिर अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ। हमारा पता नोट करना आप न भूलें। हमारा पता है 23 कानपुर रोड, सिविल लाइंस, इलाहाबाद। हमारा मोबाइल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 94 15 66 70 और 99। आप हमें हमारे फोन पर भी कॉल कर सकते हैं। कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम, आप बता सकते हैं। और अगर आप पत्र लिख सकते हैं तो पत्र आप जरूर लिखें, लेकिन ये भी शर्त है कि पोस्ट कार्ड पे लिखें, ताकि हम अधिक से अधिक दर्शकों का पत्र पढ़ें और आप तक आपकी भावनाओं को हम शहर की आवाज के माध्यम से पहुंचा सके। एक बार फिर 2012 की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। दीजिए अपने टीवी दोस्त संजय पुरुषार्थी को इजाजत। नमस्कार। अमेरिका है, जो अपने वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहे थे, वहां का है ये अफ्रीका का। और ये बांस से बना हुआ है जो आदमी आप दिख रहे हैं, देखिए पता नहीं लगता कि बांस का होगा। ये गणेश जी जो है वो भी एक लकड़ी का है, चंदन की। तो स्वामी विवेकानंद का है, वो आसाम का है। अगलोचा एक लकड़ी होती है जो कि बहुत अच्छा कोई भी शेप आप दे सकते हैं। और उधर बस्तर की तमाम बस्तर के आदिवासियों का उसका भी मोचन के समय में वह माला पहना रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मॉन्ट्रियल में दिया था इसको। अलकंचों की सबसे बड़ी फैक्ट्री पूरी दुनिया की है, तो वो है तो एल्यूमिनियम का, लेकिन ऐसा बनाते हैं वो कि ये हजारों साल ऐसे कैसे रहेगा, कोई इसमें खराबी नहीं आएगी।
इसरो ने जब पहली बार लॉन्च करके वो किया था तो उसका है दिखाया उन्होंने एक लकड़ी पर करके नटराज की मूर्ति है। अफ्रीकन लोग टिम्बर का ही लकड़ी का ही बनाते हैं तो सामने में होता पर जो पोस्टिंग पहली पोस्टिंग वहां हुई थी तो उसका है। जी बस You are watching Active India channel. नई सोच नया जोश।